ट्रेनिंग मंत्रा के ऑनलाइन पाठशाला में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं मुख्य परीक्षा में संविधान की, और उसी संविधान के अंतर्गत कल बात किया था कि भारत में संविधान निर्माण की प्रक्रिया क्या है और भारत का संवैधानिक विकास क्या है। इसमें एक अन्य महत्वपूर्ण सवाल जो आपके एग्ज़ाम के लिए अक्सर पूछा जाता है, और वह सवाल है कि संघवाद से या संघात्मक संविधान से आप क्या समझते हैं। भारत का संविधान एक अर्धसंघीय संविधान है। इस संघात्मक संविधान के जितने भी लक्षण होते हैं, उन सारे लक्षणों को भारत के संविधान में स्वीकार किया गया, बट उन लक्षणों के साथ साथ भारत के संविधान में ऐसे तत्वों को प्रमुखता दी गई जो कि केंद्र को शक्तिशाली बनाते हैं। इसलिए इस पर आधारित कई टाइप से आपके एग्ज़ाम में सवाल पूछा भी गया है, और इस पर कई टाइप का सवाल आपको पूछा जा भी सकता है। इसलिए इन सवालों के संदर्भ में अगर एक स्टेटमेंट की बात मैं करता हूँ तो वह स्टेटमेंट है ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा कहा गया कि भारत के संविधान को संघात्मकता के किसी तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। यह सामान्य काल में संघात्मक है, लेकिन यह एकात्मक हो जाता है आपातकाल में। या इसको कैसिवियर ने कहा कि भारत का संविधान संघात्मक एकात्मक दोनों है, इसलिए इसको अर्धसंघीय संविधान कहना उचित होगा। तो इस टाइप का सवाल आपको पूछा जा सकता है। सबसे पहले जो सवाल आपको पूछा जाएगा वह है संघात्मक संविधान से आप क्या समझते हैं। दूसरा आपको इसमें पार्ट होगा कि भारत का संविधान एक अर्धसंघीय संविधान है या यह संघात्मक और एकात्मक संविधान का मिश्रण है, ऐसा सवाल आपको पूछा जाएगा। इसलिए सबसे पहले इस सवाल को नोट कर लीजिए। संघात्मक संविधान से क्या समझते हैं। संघात्मक संविधान को परिभाषित करें या क्या समझते हैं। क्या समझते हैं। और भारत का संविधान एक अर्धसंघीय संविधान है। यह एक क्वासी फेडरल संविधान के अंतर्गत अर्धसंघीय संविधान है। इस कथन की समीक्षा करें। आपको यह सवाल पूछा गया तो इसमें जो बात सबसे पहले बतलाना है वह है संघात्मक संविधान का स्पष्टीकरण या इसका आशय क्या होता है। और दूसरा आपको बतलाना है कि संघात्मक संविधान के कौन कौन से तत्व या लक्षण हैं, और वे तत्व भारत के संविधान में किस प्रकार से विद्यमान हैं। भारत के संविधान में वे लक्षण कैसे हैं, इस बात को बतलाना। इसके बाद बतलाना है कि इसमें एकात्मकता अथवा केंद्र को शक्तिशाली किस प्रकार से बनाया गया है। इसमें केंद्र को कैसे
शक्तिशाली बनाया गया, ये बातें हमको बतलाना है आपने इस सवाल में। और लास्ट में आपको लिखना है आके एक अल्टीमेट इसका निष्कर्ष। और इस प्रश्न की शब्द सीमा है 250 शब्द में। यह सवाल आपको 250 वर्ड का पूछा गया। और डी बसु के द्वारा भी इस बात को कहा गया कि भारत का संविधान संघात्मकता और एकात्मकता का मिश्रण है। तो अगर ये सवाल हम लोगों को पूछा जाता है तो इस सवाल का उत्तर क्या लिखेंगे? इस सवाल के उत्तर में सबसे पहले जो बात बतलाना है वह है कि इस सवाल का तात्पर्य क्या है। इसका अर्थ है यह प्रश्न इस बिंदु पर आधारित है कि भारत का संविधान एक ऐसे संघात्मक संविधान को एक्सेप्ट करता है जिसमें केंद्र को शक्तिशाली बनाया गया। और यह बात कनाडियन मॉडल पर आधारित है। आज संसार के अनेक देशों में संघात्मक संविधान के प्रतिमान को अपनाया गया, लेकिन उस संघात्मक संविधान के प्रतिमान में केंद्र और राज्य को एक समान शक्ति दी गई। और अगर हम लोग इसका विश्लेषण करते हैं तो अमेरिका के संघवाद के अंतर्गत वहाँ गणना और अवशेष का सिद्धांत पाया जाता है। केंद्र सरकार के शक्तियों की गणना की गई, जो शेष बचा वह सब राज्यों को दे दिया गया। इसलिए यह गणना एवं अवशेष में आता है। और वहाँ केंद्र और राज्य दोनों को ही एक समान रूप में स्थापित करने का कार्य किया गया। इसलिए अमेरिकन संघ के विषय में कहा जाता है कि वह अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, जबकि इसके ठीक विपरीत भारत को विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहते हैं। इस कथन का यह अर्थ है कि केंद्र के द्वारा राज्य के सीमा क्षेत्र नाम में परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन संघ से अलग होने का राज्य को कोई भी अधिकार किसी रूप में नहीं दिया है संविधान ने। यहाँ सबसे पहले हम लोगों को जब इस प्रश्न का मूल उद्देश्य मालूम हो गया कि एक ऐसा संघ होगा जिसमें केंद्र की सत्ता अधिक होगी तुलनात्मक रूप में राज्य से, तब इसको हम एक विशिष्ट संघ कहते हैं। भारत का एक ऐसा संघ है जो केंद्र को शक्तिशाली बना रहा है। और संघ की यह बात हमने कनाडा के संविधान से स्वीकार किया है। यहाँ पर सबसे पहले आपको यह बात याद रखना है कि आखिर संघात्मक संविधान होता क्या है। संघात्मकता या संघवाद यह फेडरेशन का हिंदी रूपांतरण है। यह फेडरेशन का इसको फेडरेशन का हिंदी रूपांतरण करते हैं। संघवाद फेडरेशन का हिंदी रूपांतरण है। और यह फेडरेशन शब्द बना है लैटिन भाषा के फेडोस शब्द से। और इस फेडोस का अर्थ होता है संधि या समझौता करना। लेकिन भारत का संघ किसी भी प्रकार से यह संधि या समझौते का परिणाम, भारत का संघ किसी संधि या समझौते का
किसी संधि या संधि या समझौते का परिणाम नहीं है। यह संधि या समझौते का परिणाम नहीं है, क्योंकि इसके लिए संघवाद के स्थान पर यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया, क्योंकि आर्टिकल फर्स्ट में यह बात कहा गया है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट नॉट फेडरेशन। भारत को राज्यों का संघ कहा गया, जिसके दो अर्थ हैं। पहला अर्थ इसका होता है कि भारत वह संघ है जो संधि या समझौते का परिणाम नहीं, और दूसरा भारत वह संघ है जिसमें केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाया गया है और राज्य के तुलना में यह और राज्य संघ से अलग होने का भी राज्य को कोई अधिकार नहीं होगा। इस बात का उल्लेख किया गया इस शब्दावली का प्रयोग करते हुए कि भारत राज्यों का संघ है, या यूनियन शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया गया। अब इसके बाद जो पैराग्राफ चेंज करके आपको उत्तर लिखना है, वह बात यह है कि आपको बतलाना है कि यहाँ पर कि संघात्मक संविधान का कौन कौन सा लक्षण होता है। संघात्मक संविधान के जो लक्षण यहाँ पर विद्यमान है, उसमें सबसे पहला लक्षण है कि शक्ति का विभाजन होना। केंद्र एवं राज्य के बीच में, केंद्र एवं राज्य के मध्य, केंद्र एवं राज्य के मध्य शक्ति का विभाजन, यह पहला लक्षण है। आके इसको संघात्मक संविधान का लक्षण कहा जाता है कि केंद्र और राज्य के बीच में शक्ति का विभाजन हो, तो उसको क्या कहते हैं, संघात्मक संविधान कहा गया। और यह विभाजन होता है किसके द्वारा, यह विभाजन किया जाएगा संविधान के द्वारा। और इसका भी लक्षण है कि यह संविधान को सर्वोच्च होना चाहिए। इस संविधान को लिखित होना चाहिए, और इस संविधान को कठोर होना चाहिए। एक तथा यदि केंद्र और राज्य के बीच में अगर केंद्र और राज्य के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो उसका निपटान करने के लिए उसको निपटाने के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका का गठन किया जाए, और वह स्वतंत्र न्यायपालिका का गठन करने के बाद उसको न्यायिक पुनरावलोकन का भी उसे न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार भी दिया जाए। यह संघात्मक संविधान का लक्षण हुआ। यहाँ पर एक अन्य लक्षण है कि यहाँ राज्य सदन का गठन किया जाएगा, राज्य के सदन का गठन होगा। और इसमें यह बात भी कहा कि इसमें दोहरी नागरिकता, दोहरी न्यायपालिका और दोहरे संविधान का निर्माण किया जाएगा। अब जब आपको यह बात मालूम हो गया कि संघात्मक संविधान और फेडरेशन का हिंदी रूपांतरण है, और यह लैटिन भाषा के फेडो से बना, जिसका अर्थ संधि और समझौता है,
भारत का संविधान किसी संधि या समझौते का परिणाम नहीं है, क्योंकि आर्टिकल फर्स्ट में कहा गया, ए इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट नॉट फेडरेशन। भारत का संविधान राज्यों का संघ है, और जिसका अर्थ है कि यह संधि समझौते का परिणाम नहीं है। और दूसरा है, राज्य को केंद्र से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। इसका साफ साफ अर्थ यह है कि भारत एक ऐसे संघ की स्थापना करता है जिसमें केंद्र को शक्तिशाली बनाया गया। अब हमको यह बात देखना है कि संघात्मक संविधान के कौन कौन से तत्व हैं, और वे तत्व क्या भारत के संविधान में मौजूद हैं। अगर मौजूद हैं तो वे तत्व भारत के संविधान में किस प्रकार से मौजूद हैं, हमको इसी को स्पष्ट करना है। आप सबसे पहला यह लक्षण है कि भारत के पहला लक्षण है कि संघात्मक संविधान में केंद्र के बीच में और राज्य के बीच में शक्तियों का विभाजन होता है। तो हमको यह आज समझाना है कि संघात्मक संविधान का क्या यह लक्षण भारत के संविधान में है। जब हम इसका दृश्यावलोकन करते हैं तो हमको एक बात मालूम होता है कि भारतीय संविधान के 7वें अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का विभाजन किया गया है, और शक्तियों के विभाजन में 3 सूचियों का प्रयोग किया गया: संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में 97 वे विषय हैं जो राष्ट्रीय महत्व के हैं। उस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र की संसद को दिया गया, जबकि राज सूची के विषय में 61 विषय हैं जिस पर कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है, और राज्य को और वे क्षेत्रीय महत्व के हैं, इसलिए इस पर कानून निर्माण करने का अधिकार राज्य के विधानमंडल को है। समवर्ती सूची, जिसमें कुल 52 विषय हैं, इस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र की संसद और राज्य के विधानमंडल दोनों को है। लेकिन अगर दोनों के द्वारा निर्मित कानूनों में कोई विवाद उत्पन्न होता है, तब केंद्रीय संसद के द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी हो जाएगा। तो यहाँ एक बात स्पष्ट हो गया कि संविधान के 7वें अनुसूची केंद्र और राज्य के बीच में 3 सूचियों में शक्तियों का विभाजन करता है। दूसरा लक्षण जो संघवाद का भारत के संविधान में पाया जाता है वह है संविधान की सर्वोच्चता, लिखित होना और कठोर होना। क्योंकि संविधान के अंतर्गत केंद्र और राज्य के बीच में शक्ति का विभाजन किया गया है संविधान के द्वारा, इसलिए संविधान के यहाँ पर सर्वोच्चता स्थापित है। भारत में संविधान को देश का सर्वोच्च कानून कहते हैं। केंद्र और राज्य किसी के भी द्वारा संविधान के उल्लंघन का अधिकार नहीं है। यदि उल्लंघन किया जाता है, किसी ऐसे नियम कानून का निर्माण कर दिया जाता है जो संवैधानिक उपबंधों का विरोध करते हैं, तब उच्चतम और उच्च न्यायालय या न्यायपालिका जो संविधान के संरक्षक है, इसको अवैध घोषित करने या शून्य घोषित करने का उसको अधिकार मिला हुआ है, क्योंकि न्यायपालिका संघात्मक संविधान के अंतर्गत एक संरक्षक के रूप में भी कार्य करती है। तो यहाँ पर संविधान सर्वोच्च है। भारत का संविधान लिखित भी है, और इसके कुछ प्रावधानों में संशोधन करने के लिए
न केवल विशिष्ट बहुमत बल्कि विशिष्ट बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्य विधानमंडलों का भी अनुसमर्थन प्राप्त होना आवश्यक है। अतः यह कठोर भी है। और केंद्र और राज्य के बीच में यदि किसी भी रूप में कोई विवाद उत्पन्न होता है तब उसका समाधान करने के लिए भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना है। और यह न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार है, जिसका अर्थ होता है विधायिका के द्वारा निर्मित और कार्यपालिका के द्वारा क्रियान्वित विधियों की संवैधानिकता का परीक्षण करना। और यदि वह असंवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो उसको शून्य या अवैध घोषित करना। भारत में राज्य सदन का भी गठन किया गया है। भारत में राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन भारत में दोहरी नागरिकता का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इसलिए अगर हम लोग देखते हैं तो भारतीय संविधान संघात्मकता के समस्त लक्षणों को धारण करता है। ये हमारा पैरा ग्राफ नंबर 2 था। थर्ड पैरा में आपको बतलाना है कि भारत का संविधान यह केंद्र को शक्तिशाली बनाता है। ये माने भारतीय संविधान के अंतर्गत अगर हम लोग यह बात कर रहे हैं कि भारत का संविधान संघात्मक भी है और भारत का संविधान एकात्मक लक्षणों को भी धारण करता है, या यह संविधान एक अर्धसंघीय संविधान है। यह सामान्यकालीन स्थिति में संघात्मक है, लेकिन आपातकालीन स्थिति में यह एकात्मक बन जाता है। तो यहाँ पर 2 पैरा लिखने के बाद तीसरे में आपको बतलाना है कि भारतीय संविधान में एक शक्तिशाली केंद्र की स्थापना की गई है। यह स्थापना कैसे की गई, इसी को भारतीय संविधान में एकात्मकता का लक्षण कहा जाता है। तो भारत के संविधान में एकात्मक तत्व कौन कौन से हैं, इस बात को आपको बतलाना है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं तो केंद्र और राज्य के शक्ति विभाजन में शक्ति के विभाजन में केंद्र को शक्तिशाली बना दिया गया। शक्ति विभाजन में क्या है, यहाँ पर केंद्र को शक्तिशाली बनाया गया है। क्यों शक्तिशाली बनाया गया, आपको बतलाना है कि ज़्यादा विषय संघ सूची में 97 हैं, 52 विषय समवर्ती सूची में है। दोनों को अधिकार है कि वह उस पर कानून बनाए, लेकिन अगर विवाद होता है तो केंद्र का कानून प्रभावी होगा। इसके साथ साथ यहाँ पर जो विषय इन तीनों सूचियों में नहीं है वह अवशिष्ट विषय कहलाता है, और अवशिष्ट विषय के ऊपर कानून बनाने का अधिकार संविधान के द्वारा केंद्र की संसद को अनुच्छेद 248 के अनुसार दिया गया है। तो यह बात लिखा। इसके साथ साथ कुछ विशेष परिस्थितियों में हमको यह बतलाना है कि यह राष्ट्र सूची पर भी कानून का निर्माण कर सकता है। केंद्र के संसद के द्वारा राष्ट्र सूची पर भी कानून का निर्माण किया जा सकता है। इसमें आर्टिकल 249, अनुच्छेद 250, अनुच्छेद 252 और अनुच्छेद 253 का उल्लेख करना है। आपको बतलाना है कि कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं
जबकि केंद्र की संसद के द्वारा राज्य सूची पर भी कानून का निर्माण किया जा सकता है। अतः यह उपयुक्त है कहना कि भारत एक ऐसे संघवाद की स्थापना करता है जिसमें केंद्र को शक्तिशाली बनाया गया। आज शक्ति के विभाजन में केंद्र की सत्ता अधिक है। अनुच्छेद 249 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि यदि राज्यसभा के द्वारा राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दिया जाता है, तब उस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र की संसद को प्राप्त हो जाएगा और इसके तहत बनाए गए कानून की अवधि 1 वर्ष होगी। लेकिन राज्यसभा को यह अधिकार है कि वह चाहे जितनी बार किसी भी राज्य सूची को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सके। ये 250 यह प्रावधान करता है कि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत अगर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई हो, तब केंद्र की संसद राज्य सूची पर कानून का निर्माण कर सकती है। 252 के अनुसार यह प्रावधान किया गया कि यदि 2 या 2 से अधिक राज्य विधानमंडल साधारण बहुमत से यह संकल्प प्रस्ताव पारित करते हैं कि हमारे राज्य के लिए अमुक विषय पर आज संसद के द्वारा कानून का निर्माण किया जाए, तब भी उस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र की संसद को प्राप्त हो जाता है। अनुच्छेद 253 में यह प्रावधान किया गया कि अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौते या करार को लागू करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए केंद्र की संसद राज्य सूची पर कानून का निर्माण कर सकती है। इसके अलावा भी यदि अनुच्छेद 356 के अनुसार राष्ट्रपति शासन या 360 के अनुसार वित्तीय आपातकाल का उपबंध लागू होता है, तब भी केंद्र की विधायिनी शक्ति का विस्तार राज्य सूची पर हो जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारत एक ऐसा संघ है जो शक्ति के विभाजन में केंद्र को शक्तिशाली बनाता है। अब अगला हमको बताना है कि इसके अलावा भी भारत में कुछ अन्य ऐसे प्रावधान हैं जो कि केंद्र को शक्तिशाली बना देते हैं। जैसे भारत में राज्यों के लिए यहाँ पर राज्यों का कोई अलग संविधान नहीं है, जबकि संघवाद में राज्यों का अलग संविधान होता है। इसके अलावा राज्य के सीमा क्षेत्र नाम में परिवर्तन भी संसद के द्वारा साधारण बहुमत से प्रस्ताव को ला करके किया जा सकता है। यहाँ पर एकल नागरिकता है और एकल नागरिकता के साथ साथ यहाँ पर एकल न्यायपालिका का भी यहाँ पर एकल न्यायपालिका का भी गठन किया गया है। यह एकल न्यायपालिका का भी यहाँ पर गठन है। इसके साथ साथ हम लोग अगर बात करते हैं तो यह बात भी दिखता है कि राज्यसभा के लिए सीटों का आवंटन जरूर किया गया, लेकिन यहाँ राज्यों को एक समान सीटें नहीं दी गई। जबकि अमेरिकन संघ के अंतर्गत वहाँ सीनेट में प्रत्येक राज्य के द्वारा 2 लोगों को भेजा जाता है। 2 प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है प्रत्येक राज्य को एक समान। लेकिन भारत में जनसंख्या के आधार पर सीटों का आवंटन किया गया और इसमें भी असमानता पाई जाती है। तो यहाँ पर यह बात हम लोग देख रहे हैं। इसके अलावा भी अगर देखा जाए तो राज्यपाल का पद जो कि केंद्र के
प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। यह राज्य में रहते हुए यह राज्य के कार्यपालिका का प्रमुख है, लेकिन इसके साथ साथ यह केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। उसका अपॉइंटमेंट केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रपति करता है और केंद्रीय मंत्रिमंडल का परामर्श उसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। इसलिए यह बात देखते हैं कि भारत एक ऐसा संघ है जिसमें केंद्र को शक्तिशाली बनाया गया। इसके अलावा भी और भी कई कारण हैं, जैसे अखिल भारतीय सेवाओं का गठन, जैसे केंद्र के द्वारा और राज्यों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता तथा अन्य जो वे कारक भी व्यावहारिक रूप में केंद्र को शक्तिशाली बना देते हैं, जो संवैधानेतर कारक के रूप में जिनको जाना जाता है। तो निष्कर्ष के रूप में आप कहेंगे कि भारतीय संविधान के निर्माताओं ने देश के विविधता क्षेत्रफल बड़ा होने, जनसंख्या के विशाल होने के परिणाम स्वरूप संघात्मक संविधान को अवश्य अपनाया, लेकिन ऐतिहासिकता के इस अनुभव को भी विस्मृत नहीं कर पाया कि जब जब केंद्र की सत्ता कमजोर हुई और राज्यों के द्वारा स्वायत्तता की घोषणा कर दी गई, केंद्र के राज्य के एकता खंड हो गई। ऐसी स्थिति दोबारा न आए, इस बात को सीख करके भारतीय संविधान के निर्माताओं ने जहाँ पर संघात्मक संविधान के लक्षणों को स्वीकार किया, वहीं पर इनके द्वारा केंद्र को शक्तिशाली भी बनाया गया। तो यह बात आपको अपने इस प्रश्न के उत्तर में बतलाना है और इस बात को बतला करके इस सवाल को आप अच्छा बना सकते हैं। तो देखिए, आज आपने यह प्रश्न समझा। इस सवाल के आने की संभावना भी आपके मुख्य परीक्षा में ज़्यादा है। आपके यह सवाल किसी न किसी रूप में आपको पूछा जा सकता है, इसलिए इस सवाल का उत्तर लिख लें और लिख करके इसको कई बार समझ लें कि कैसे इसको लिखना है, क्योंकि यह प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है और बड़ा सवाल होने के कारण 250 शब्दों के अंतर्गत इसको समेटने के लिए आपको अभ्यास की आवश्यकता होगी। देखिए, इसके साथ साथ हम लोगों को कई अन्य सवालों को भी देखना है और उन सवालों के अंतर्गत कुछ विद्यार्थियों के द्वारा भी सवाल हमारे पास पूछे गए हैं और जिन विद्यार्थियों ने सवाल नहीं पूछा है, पीसीएस के मेंस के एग्ज़ाम में जो सवाल पूछे गए हैं राजनीति विज्ञान के वैकल्पिक विषय में या सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र में, उन सवालों के आने की संभावना जीआईसी के मुख्य परीक्षा में सबसे ज़्यादा बनी हुई है। इसलिए उन सवालों के आप लिस्ट को तैयार करें और उन सवालों को लिखने का भी प्रयास करें और जो सवाल आपको लिखने में असुविधा कर रहे हों, उन सवालों को आप व्हाट्सएप पे भेजें। कुछ विद्यार्थियों के द्वारा हमारे पास सवालों को भेजा भी गया है और वह सवाल उसमें महत्वपूर्ण एक आया है, जिसमें हमसे पूछा गया कि मूल ढांचे का सिद्धांत और मूल ढांचे के सिद्धांत ने भारतीय न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायपालिका के निर्णय को किस प्रकार से प्रभावित किया है। दूसरा भी सवाल पूछा गया है कि न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है
न्यायिक पुनरावलोकन और संसदीय संप्रभुता के मध्य एक समझौता है। इस कथन पर टिप्पणी करें। तो ये दोनों सवाल पूछे गए हैं। हम लोग ऐसे और भी सवालों को आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि जो सवाल आपको पूछना हो आप उन सवालों को व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दें। सारे सवालों के उत्तर आपको बतलाए जाएंगे। लिखने का अभ्यास आपको करना है, इसलिए बार बार सवालों को लिखने का प्रयत्न करते रहें। आज की बात यहाँ तक थी। अगले क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।